जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन एचआई के अंतर्गत पेपर नंबर 2। दोस्तों पेपर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी यानी दिव्यांगता का परिचय जो पेपर नंबर 1 था, ये हम 9 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, या तो आरपी टारगेट एजुकेशन जो चैनल है यहाँ पर जा करके आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो स्पेशल डीएड के नाम से एक प्ले लिस्ट बना है, वहाँ सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 2 के अंतर्गत वीडियो नंबर 3। इसके पहले 2 वीडियो हम लोगों ने देखा। पहला वीडियो था कि यानी जो ये पेपर नंबर 1 है श्रवण बधिरता का आधार एवं श्रवण विज्ञान प्रबंधन, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है, यानी सिलेबस को देखें। ठीक है, सिलेबस को देखें। इसके बाद दूसरा जो देखे थे वो कान का प्रकार, यानी कान होता क्या है, सुनते कैसे हैं इत्यादि, इसके बारे में हमने पढ़ा। लेकिन जो ये तीसरा वीडियो है ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत श्रवण एवं बधिरता, श्रवण एवं बधिरता यानी सुनने का महत्व। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सुनने का महत्व, यानी सुनने का क्या महत्व है। दोस्तों अगर आप खुद सोचिए, आपको सुनाई अगर न दे तो आप क्या करिएगा। तो सुनने का हमारे जीवन में कितना महत्व है ये बताया गया है। तो सुनना प्रभावी संचार और ज्ञान प्राप्ति के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण कौशल है जो व्यक्ति को दूसरों को समझने, उनके विचारों को जानने और रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम सुनेंगे तभी तो किसी का रिप्लाई कर सकते हैं, कोई काम है तो उसको हम कर सकते हैं। यानी सुनना कितना महत्वपूर्ण है आपके जीवन में। आप अपने अनुसार ही लिखिएगा ना, आप अपने आप को रखिएगा और सोचिएगा कि अगर हम नहीं सुन पाते तो क्या होता, क्या क्या दिक्कत होता। हम सुनते हैं तो उसका क्या महत्व है। ठीक है, भाषा के विकास में सुनने का महत्व, वाणी के विकास में सुनने का महत्व, मनोरंजन हेतु सुनने का महत्व, संप्रेषण हेतु, संप्रेषण दोस्तों संप्रेषण क्या कहलाता है आप लोगों के लिए ये नया शब्द, यानी कम्युनिकेशन। संप्रेषण यानी हम अपने बातों को रख रहे हैं और आप सुन करके जो रिप्लाई देते हैं, यानी आपस में बातचीत करना, वो संप्रेषण के अंतर्गत आता है। तो हम सुन करके ही रिप्लाई कर सकते हैं, देख करके भी रिप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तित्व के विकास हेतु सुनने का महत्व, सामाजिकरण हेतु सुनने का महत्व, सूचनाओं एवं भावनाओं को अभिव्यक्त करने में सुनने का महत्व। ये आप चाहें तो हेडिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये सुनने का महत्व अगर पूछता है तो ये सारे क्षेत्र में भाषा, जो आपका भाषा डेवलप है, इंग्लिश भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, यानी जो भी आप भाषा बोलते हैं, क्या आप सुन करके ही तो सीखे होंगे भाषा को। वाणी के विकास में सुनने का मतलब, जैसे जो व्यक्ति सुनता नहीं है, जो व्यक्ति सुनता नहीं है वो बोलता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर सुनेगा नहीं तो बोल भी नहीं पाएगा, ये क्लियर है। वो क्यों ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि हम हिंदी बोल रहे हैं, या किसी बच्चे को जन्म लेता है कोई बच्चा, उसको आप जंगल में छोड़ दीजिए, आप उसको जंगल में छोड़ देंगे तो नहीं जान पाएगा कि पापा किसे बोलते हैं, मम्मी किसे बोलते हैं, गिलास किसे बोलते हैं। वो जानवरों की बात को ही बोलेगा। ठीक है, कहीं आवाज़ बिल्कुल नहीं है, वहाँ बच्चे को डाल दीजिए तो वो बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। बोलता कब है कि जब वो सुनता है, तो वो सुनता है तो इसलिए वाणी का महत्व, मनोरंजन है तो सुनने का महत्व, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, कान के भाग एवं सुनने की प्रक्रिया, ये सबसे बहुत महत्वपूर्ण पार्ट शुरू होता है। सबसे पहले ये पूछ देगा कि कान के कितने भाग होते हैं। दोस्तों कान के कितने भाग होते हैं, रुक जाइए एक सेकंड, हाँ यहीं पर हम लोग देख लेते हैं कान के कितने भाग होते हैं। ये वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने देखा और अच्छी तरीके से इसको समझने का प्रयास किया। जो ये आप देख रहे हैं ये पार्ट, ठीक है, ये इधर वाला जो ये पार्ट देख रहे हैं ये आउटर ईयर, यानी कान में 3 भाग होते हैं, कान के 3 भाग होते हैं। इसे आप जो देख रहे हैं ये आपका एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल ईयर है यानी आउटर ईयर है ये। उसके बाद मिडिल ईयर, दोस्तों मिडिल ईयर ये आपका पार्ट हो जाता है, ये मिडिल ईयर। मिडिल ईयर के अंतर्गत मेन जो देखा जाए तो 3 प्रकार की हड्डियां होती हैं, इनका महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद तीसरा नंबर पर ये इनर ईयर आ जाता है। ठीक है, कान के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, अब उसमें से हमें पहला पार्ट के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं कि पहला पार्ट क्या है दोस्तों। ठीक है, कान के बाहरी पार्ट इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं, पिन्ना कहते हैं।
कान के वाय भाग को, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे पिन्ना या आरिकल कहते हैं। ये याद रखेंगे क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है। ये भी देख लेंगे हीलेक्स, एंटी हीलेक्स यहीं पर कहीं होगा। ये एंटी हीलेक्स है, ये वाला भाग एंटी हीलेक्स है, ये वाला भाग जो ऊपर वाला हीलेक्स है इससे है। उसके बाद से यहाँ पर आर्टिकुलस है, उसके बाद ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर फोसा है, ये इत्यादि है। ये बाहरी कान। दोस्तों बाहरी कान आप लोगों ने देख लिया, इसके कुछ भाग हम लोग देख ले कि बाहरी कान का क्या महत्व है, क्यों बाहरी कान का रोल है सुनने में। कान का वह भाग जिसे हम बाहर से देख सकते हैं उसे पिन्ना या आर्टिकल कहते हैं। इसकी संरचना कार्निकल आकार जैसी यानी कोन कुप्पी जैसे आकार की होती है, जैसे होती है। पिन्ना हमारे मस्तिष्क के दोनों दिशा में जुड़ा होता है। पिन्ना के विभिन्न भाग होते हैं। दोस्तों पिन्ना का मतलब क्या, तो ये जो पिन्ना है हमारे मस्तिष्क के दोनों तरफ जुड़ा होता है। आप लोगों ने देखा कि कान दोनों तरफ होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों एक्सटर्नल, जैसे ये भी है आउटर, बाहर ईयर के अंतर्गत ये हम बताएं ना, तो ये है आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी कर्ण नलिका या बाह्य कर्ण नलिका। इसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। क्या बोलते हैं, पिन्ना। इस भाग को हम बोलते हैं एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल या कर्ण नलिका या बाह्य कर्ण नलिका, ठीक है। अब ये जो कर्ण नलिका है इसकी लंबाई कितनी होती है, इसका रोल क्या है दोस्तों, तो बाह्य कर्ण यस आकार की होती है। जो एक सेकंड ये देखेंगे, जो ये है ये एस आकार की होती है, जो कि पिन्ना के दिशा की ओर खुली और कर्णपटल की दिशा की ओर बंद होती है। यानी इधर ये क्या होता है, तो ये खुला होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये इधर बंद होता है, ठीक है, बंद होती है। व्यस्क में कर्ण नलिका की लंबाई 25 से 40 mm होती है, जिसकी 2/3 भाग कार्टिलेज का बना होता है, जबकि अंदर 1/3 भाग बोनी का बना होता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, एक व्यस्क अगर आदमी है, ठीक है, उसके कान के जो एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल ये जो नली है, इस नली की लंबाई 25 से 40 mm की होती है। इसका 2/3 भाग कार्टिलेज का मतलब होता है दोस्तों, जो हड्डी होती है, कान में हड्डी पाई जाती है, वो बिल्कुल नरम होती है, कच्चा गड़ी के आकार का होता है, ठीक है। कच्ची जो गड़ी होती है, नारियल होती है, उस तरीके का होता है, वो बिल्कुल लुज होता है कार्टिलेज, ठीक है। और जो आपका 1/3 भाग बोन यानी हड्डी की बनी होती है, ये अंदर के तरफ होती है, ठीक है। अब इसके अंदर का बना होता है, कान के वाह्य भाग की त्वचा पर बाल होते हैं। वाह्य कर्ण नलिका में सर्मेनियस और सवेकस नाम की 2 ग्रंथियां होती है। देखिए सेरेमिनियस और सवेकस नाम की 2 ग्रंथियां होती है। सेरेमेनस ग्रंथि अथवा वैक्स उत्पन्न करती है। सेरेमेनस वैक्स का मतलब खोट, एकदम बिल्कुल देहाती भाषा में आप सुनिए, वैक्स का मतलब खोट। जो सेरेमिनस है, ठीक है, सेरेमिनस ग्रंथि ये खोट उत्पन्न करती है यानी वैक्स उत्पन्न करती है, जो मध्य कर्ण और अंत कर्ण के संरचना की सुरक्षा धूल और जीवाणु से होती है। जैसे कान में वैक्स जो जमा होता है, खोट जमा होता है, वो बाहर से जो धूल जाता है कान में, धूल जीवाणु इत्यादि, वो उसी में चिपचिपा होता है, उसी में वो चिपक जाते हैं धूल कण, वो कान के पर्दा को बचाते हैं। जबकि सवेकस ग्रंथि सीवम नामक रस उत्पन्न यानी जो चिपचिपा पदार्थ होता है वही उत्पन्न करता है। यानी यहाँ पर आप समझेंगे सेरेमिनस जो है वैक्स उत्पन्न करता है, और जो है सीवम नाम का जो ग्रंथि होती है वो रस उत्पन्न करती है जो चिपचिपा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य कान के बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। आउटर ईयर में आप लोगों ने पिन्ना देखा और एक चीज़ देखा, पिन्ना क्या होता है, पिन्ना कौन आकार का होता है। पिन्ना के बाद आपने देखा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यानी बाह्य कर्ण नलिका, ये बाहरी कान के 2 पार्ट आप लोगों ने देखा। अब मध्य कान में दोस्तों क्या क्या चीज़ है, तो मध्य कान में 3 हड्डियां महत्वपूर्ण है, ठीक है। मध्य कान में 3 हड्डियां महत्वपूर्ण है। मध्य कर्ण एक छोटी सी वायु क्षेत्र या नलिका गुहा है, जो कि बाह्य कर्ण और अंतः कर्ण के बीच में स्थित है। मध्य कान में 3 छोटी छोटी हड्डियां होती है, वे हैं हथौड़ा,
जैसे मैलियस कहते हैं, यानी हथौड़ा जिसे मैलियस कहते हैं, निहाई जिसे इनकस कहते हैं, और स्टीरअप जैसे स्टेप्स कहते हैं। यानी कान में 3 हड्डियां होती हैं। अभी एक एक हड्डी के बारे में हम बता दे रहे हैं, आप उसको जान जाइए। इसके हथौड़ा, निहाई कहते हैं, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। मैलियस, इनकस और स्टेपिस, ये 3 हड्डियां होती हैं। कान का पर्दा मध्य कान और बाहरी कान के बीच में होता है। कान का पर्दा बाहरी और आंतरिक कान के बीच में होता है। यानी यहाँ पर आइए, सबसे बढ़िया यहाँ हम दिखा देते हैं, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा समझ में आएगा। कान के बीच का ये पार्ट है, ठीक है, इसे हम मध्य कर्ण बोलते हैं। इसी में ये 3 हड्डियाँ आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी तीनों हड्डियों को हम अलग अलग करके दिखा रहे हैं आपको इसमें, ठीक है। ये बाहर के तरफ ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कान के पर्दा से जुड़ा होता है और अंदर के तरफ कोक्लियर इम्प्लांट से जुड़ा होता है। ये तीनों हड्डियां अंदर के तरफ कोक्लियर इम्प्लांट से और बाहर के तरफ कान के पर्दा से जुड़ा होता है। इसके अंदर स्टैचियन ट्यूब एक होता है, मिडिल कान के अंतर्गत ही ये भी पाया जाता है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, इसे स्टैचियन ट्यूब नामक एक संकीर्ण क्षेत्र से जुड़ा होता है। ये स्टैचियन ट्यूब कहते हैं। अब आइए मध्य कर्ण, ठीक है। मध्य कर्ण में दोस्तों हम लोगों ने देखा कर्णपटल यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, ओसिकल यानी जो ऑसिकल्स है, 3 हड्डियां जो है मैलियस, इनकस, स्टेपिस। उसके बाद दोस्तों मध्य कर्ण पेशी यानी जो मिडिल ईयर मसल्स हैं, कुछ मसल्स भी हैं। कंठ कर्ण नलिका यानी स्टैचियन ट्यूब, ये आपके 4 प्रकार के हो दोस्तों। कर्णपटल, अब आ जाइए कर्णपटल यानी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। थोड़ा सा देखिएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में। ये कान का जो पर्दा है, चादर है, ये है आपका। रुकिए 1 सेकंड, इसको बढ़ा करके दिखा देते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसके पार्ट ये आ जाता है बनाने के लिए कि कान के पर्दा को बना करके इसका विश्लेषण करें। तो ये इसका अभी हम बता रहे हैं। आप ये युम्बो, ये बीच में युम्बो है, ये कोन ऑफ लाइट यानी इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये कोन ऑफ लाइट होता है। ये जो पूरा पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो पूरा पार्ट है, ये इसको हम लोग पार्ट्स टेंसा बोलते हैं। इसको पूरा जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको पार्ट टेंसा बोलते हैं और इसको पार्ट्स फ्लेसिडा बोलते हैं, ठीक है। एन्युलर लिगामेंट से इसके जो कान का ये बाहरी परत है, ये जुड़ा होता है, रेजिनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये हुआ। अब आइए देखते हैं इसके कान के पर्दे के बारे में कि और कुछ विशेष हम लोग देखते हैं दोस्तों। कान का कर्णपटल का दूसरा नाम ईयर ड्रम है। यह एक पतली झिल्ली के समान है। सामान्यतः कर्णपटल गुलाबी स्लेटी रंग का होता है और यह लगभग 1/10 mm इसकी मोटाई या पतला यानी 1/10 mm पतला होता है। आप सोचिए कि 1 mm का 10वां भाग होता है, कितना पतला। यहाँ पर अगर बोलते हैं ना कि कान के पास थप्पड़ न मारिए पटाखा, अगर पटाखे की तेज आवाज़ होती है वहाँ से भी कान के पर्दे में छिद्र हो सकता है, कान का चादर फट सकता है। 1/10 mm आप सोचिएगा 1 mm का 10वां भाग कितना पतला हो सकता है। एक पतली झिल्ली से भी पतली होती है, ठीक है। तथा इसका ढांचा गोल अंडाकार होता है। कर्णपटल का छोटा भाग अत्यंत पतला होता है जिसे पार्ट्स फ्लेसिडा कहते हैं। कर्णपटल की यह सुरक्षा बाह्य कर्ण से अंतःकर्ण तक ध्वनि तरंग को संचारण करने में मदद करती है। परंतु टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का पतलापन होने के कारण इसमें खराबी होने की संभावना अधिक होती है। कर्णपटल का दूसरा भाग जिसे पार्ट्स टेंसा कहते हैं, आपको पार्ट्स टेंसा अभी बताए थे, जो कि पार्ट्स फ्लेसिडा से भी पतला होता है। कर्णपटल का बीच का भाग जो कि मैलियस से जुड़ा होता है इसे युम्बो कहते हैं। कर्णपटल का वह भाग ध्वनि तरंग को अधिक से अधिक संचारित करता है, ठीक है। ऑसिकल्स का मतलब होता है जो चेन 3 गो हड्डियां पाई जाती है, ठीक है, 3 हड्डियां पाई जाती है, वही 3 हड्डियों को ऑसिकल्स बोलते हैं, ठीक है। पहला है मैलियस, दूसरा है इनकस और तीसरा है स्टेपिस। ये 3 हड्डियां कान में पाई जाती हैं। ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और इसमें भी सबसे छोटी अगर हड्डी देखेंगे तो इनकस स्टेपिस होती है। अब दोस्तों मैलियस क्या है? मैलियस जो आपका हड्डी है कान में, पहली हड्डी पाई जाती है। यह एक हथौड़ा के आकार की हड्डी होती है जिसकी लंबाई 8 mm और वजन 25 mg होती है, ठीक है। वजन कितना होता है? 25 mg होता है। इसमें 2 हत्था और एक सिर, जिसमें से लंबा हत्था कर्णपटल से जुड़ा होता है और छोटा हत्था स्वतंत्र होता है। इस हड्डी का आकार हथौड़ा जैसा होने के कारण यह मैलियस के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये रहा आपका मैलियस, अच्छी तरीके से देख लीजिए। तीनों हड्डी है जिसे आसिकुलर चेन बोलते हैं, आसिकल्स चेन बोलते हैं, ठीक है। ये आपका
माइलियस हो गया, ये आपका इनकस हो गया और ये आपका स्टेपिस हो गया। ठीक है, बॉडी है, शॉर्ट प्रोसेस है, लॉन्ग प्रोसेस है, हैंड है। ठीक है, अब माइलियस का हेड है, नेक है, लैटरल प्रोसेस है, एंटेरियर प्रोसेस है और हैंडल है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इनकस के बारे में। इनकस क्या चीज़ है? इनकस में दोस्तों अगर देखा जाए तो इनकस यह ओसिकल चेन की दूसरी हड्डी है जिसकी लंबाई और वजन लगभग माइलियस के समान ही होती है। इसका आकार निहाई जैसा होता है, इसके भी 2 हत्थे और 1 सिरा होता है। ठीक है, इस हड्डी का सिरा माइलियस के सिर से जुड़ा होता है और लंबा हत्था स्टेपिस से जुड़ा होता है, जबकि छोटा हत्था स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब आ जाइए दोस्तों स्टेपिस। स्टेपिस यानी कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। ये कान की सबसे छोटी हड्डी बल्कि पूरी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस। स्टेपिस ये हेड है, नेक है, ये पोस्टेरियल है, क्रॉस है, एंटेरियर क्रॉस है, ये फुट प्लेट है। ठीक है, फुट प्लेट। अब देखिए फुट प्लेट कहाँ जुड़ा होता है, और ये जो है कनेक्टेड टू इनकस, इनकस से ये पार्ट जुड़ा होता है। लेकिन फुट प्लेट अगर देखा जाए तो कोक्लियर के ओवल विंडो से जुड़ा होता है। स्टेपिस, अब स्टेपिस के बारे में पढ़ लेते हैं। स्टेपिस सिर्फ मध्य कर्ण की ही नहीं वरन संपूर्ण शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। इसकी संरचना घोड़े के नाल, एक सेकंड, इसकी जो संरचना है घोड़े के नाल के आकार जैसी होती है और इसका सिरा अंडाकार होता है जिसे फुट प्लेट भी कहते हैं। इसका वजन लगभग 2.5 mg है और लंबाई लगभग 3.4 mm होती है। वायु कर्ण से मध्य कर्ण एवं अंतः में ध्वनि तरंग को परिवर्तित करने और एम्प्लीफिकेशन करने में स्टेपिस का एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये स्टेपिस का दोस्तों मध्य कर्ण में जो मांसपेशी होती है, अभी हम आप लोगों को बताया कि मध्य कान में एक मसल्स होता है। तो मसल्स का क्या काम है दोस्तों? तो हड्डियों को अगर देखा जाए तो सपोर्ट पहुंचाना। मध्य कर्ण में टेंसर टिम्पैनिक और स्टेपिडियस मसल्स नाम की 2 पेशी होती है। इन दोनों में टेंसर टिम्पैनिक मसल्स लंबी होती है और वह माइलियस के लंबे हत्था से जुड़ी होती है, जबकि स्टेपिडियस पेशी स्टेपिस के नीचे जुड़ा होता है। ऐसा माना जाता है कि यह दोनों पेशियां आस्कुलर चेन की हलन चलन को नियंत्रित करने की ओर, जिन्हें अचानक जोर की आवाज़ से सुरक्षा करती है। यानी जो मांसपेशी होती है वो बाहर से आने वाली आवाज़ को सुरक्षा प्रदान करती है, उस हलचल आवाज़ को। अब कंठ कर्ण नलिका, जो दोस्तों स्टेचियन ट्यूब, अभी कान में हमने आप लोगों को इस तरीके से दिखाए थे मध्य कर्ण में कि इस तरीके से एक स्टेचियन ट्यूब आया था। तो स्टेचियन ट्यूब का क्या काम है मध्य कर्ण में? मध्य कर्ण कैविटी में एक नली होती है जो सिर के बीच तक जाती है। इसकी लंबाई लगभग 30 से 40 mm की होती है और यह मध्य कर्ण को नेजोफेरेंस से जोड़ती है। कंठ कर्ण नली मध्य कर्ण कैविटी में उपस्थित वायु दाब को वातावरण के दाब को व्यवस्थित करने में सहायता प्रदान करती है। 5 साल तक की आयु के बच्चों में यह नली खुली होती है और धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ साथ बंद होती जाती है, परंतु निगलते समय, छींकते समय या खांसी के समय आदि क्रियाओं के समय यह खुल जाती है। जैसे आप लोग कभी देखे होंगे कि आपको लगता है कि कोई नली खुल गई है, यानी कुछ अजब तरीके का सुनाई देने लगता है, तो वो कंठ कर्ण नलिका स्टेचियन ट्यूब ही है जो खांसते समय, छींकते समय वो नली खुल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है मध्य कर्ण विंडोज, यानी मिडिल ईयर में विंडोज। मिडिल ईयर में मध्य कर्ण की मध्य दीवार पर 2 विंडोज स्थित होती है। मध्य कर्ण को अंतः कर्ण से अलग करती है। इसमें से एक विंडो का आकार अंडाकार होने के कारण इसे राउंड विंडो कहते हैं, दूसरी विंडो को आकार गोल होने के कारण इसे ओवल विंडो कहते हैं। यह विंडो अगर देखा जाए तो कर्णपटल से भी पतली झिल्ली से ढकी होती है। इन दोनों विंडो के बीच में एक गोल अंडाकार बोनी प्रोमिनेंस होता है जिसे प्रोमेंट्री कहते हैं, अतः कर्ण इसी संरचना के पीछे स्थित होते हैं। अब देखिए दोस्तों इनर ईयर, यानी 2 कान को तो हम लोग देख लिए, बाहरी कान, मध्य कान। अब अंतः कर्ण देख लेते हैं। इनर ईयर को इंटरनल ईयर भी कहते हैं। इसका आकार एक मटर जितना होता है। अतः कर्ण मस्तिष्क तथा श्रवण प्रणाली के अन्य भागों तक जाने के लिए रास्ता होने के कारण इसे वेस्टिबुलियर भी कहते हैं। श्रवण अंग के साथ साथ इसे संतुलन का अंग भी कहते हैं। ठीक है, इनर ईयर को। अब देखिए श्रवण रचना, ऑडिटरी
मैकेनिज्म। सुनने का अंग कोक्लियर इम्प्लांट। दोस्तों कोक्लिया क्या होता है? सुनने का अंग कोक्लिया घोंघा के आकार से पहले कोक्लिया हम दिखा देते हैं। ये है रहा आपका कोक्लिया, ठीक है। ये है आपका कोक्लिया। कोक्लिया के बारे में अगर हम लोग देखेंगे, पूछ देगा आपसे 3 नंबर में कि कोक्लिया का संरचना बनाते हुए कोक्लिया का वर्णन करें। तो कोक्लिया है क्या दोस्तों? तो कोक्लिया घोंघा आकार का होता है और ये इनर ईयर में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है? तो सुनने का अंग कोक्लिया एक घोंघा के आकार के बोनी संरचना है जो घुमावदार हड्डियों के ढांचों से बनी होती है। यह बेस से अपेक्षित तथा 1 cc चौड़ा 5 mm ब्रांड होती है। कोक्लिया का बेसल एंड जो कि मध्य कर्ण की ओर होता है और वह चौड़ा होता है, जबकि अपेक्ष नुकीला होता है। और ये अगर देखेंगे तो इसमें बोनिक्वाइड के साथ साथ मेम्ब्रेनिक नली भी होती है। इस बोनी कोक्लिया में पैरालिम्फ नामक का द्रव्य भरा होता है। इसके अंदर एक मेम्ब्रेन ट्यूब होता है जिसमें इंडोलिम्फ भरा होता है, यानी इसमें इंडोलिम्फ और पेरीलिम्फ ये 2 प्रकार के लिक्विड इस कोक्लियर इम्प्लांट में भरा होता है, ठीक है, भरा होता है। पोटेशियम अधिक मात्रा में रहता है और सोडियम आयन कम मात्रा में रहता है, जबकि पैरालिम्फ में सोडियम आयन अधिक मात्रा में होता है और पोटेशियम आयन कम मात्रा में होता है। अस्थि भंवर जाल के अंदर उपस्थित झिल्ली भंवर जाल के परिणाम स्वरूप कोक्लिया में 3 भाग की रचना बनती है, जिसमें 2 भाग की अस्थि दीवार के रूप में होती है। दोस्तों ये आप देख लीजिएगा, कोक्लिया जो होता है ना, कोक्लिया का कटा हुआ पार्ट है, ठीक है। कोक्लिया का कटा हुआ पार्ट है। इसमें स्कैला वेस्टिबुली है, उसके बाद स्कैला टैमरी है, उसके बाद स्कैला मीडिया है, ठीक है। हेलिकैट्रोमा है और उसके बाद ओवल विंडो है और राउंड विंडो है, ठीक है। कोक्लियर इम्प्लांट का ओवल विंडो और राउंड विंडो। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें आगे। यह 2 भाग कोक्लिया इम्प्लांट के ऊपर सिर से जुड़ा होता है। इस जुड़े हुए भाग को हेलिकैट्रोमा कहते हैं। ओवल विंडो से जुड़े हुए उपखंड को स्कैला वेस्टिबुली कहते हैं और राउंड विंडो से जुड़े उपखंड भाग को स्कैला टिम्पैनी कहते हैं। इन दोनों भाग के बीच में स्थित झिल्ली है उपखंड के इंडोलिम्फ से भरा होता है, जिसे स्कैला मीडिया कहते हैं। यह वही भाग है जिसमें सुनने का अंग आर्गन ऑफ कार्टी स्थित होती है। दोस्तों आर्गन ऑफ कार्टी के बारे में आपसे पूछ देगा कि आर्गन ऑफ कार्टी क्या होती है। इसके बारे में आपसे पूछेगा जरूर कि आर्गन ऑफ कार्टी क्या होती है। तो आप आर्गन ऑफ कार्टी को यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्गन ऑफ कार्टी क्या है, ठीक है। आर्गन ऑफ कार्टी क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा ये संरचना देख लीजिए। आप नेट से भी इसको आर्गन ऑफ कार्टी के संरचना को देख सकते हैं और इसमें ये होता क्या है। आर्गन ऑफ कार्टी दोस्तों अगर देखा जाए तो कोशिकाओं का गुच्छा है जो आधार झिल्ली पर स्थित होता है। आधार झिल्ली वह झिल्ली है जो स्कैला टिम्पैनिक और स्कैला मीडिया को अलग करती है। स्कैला वेस्टिबुली को स्कैला मीडिया से अलग करने वाली मेम्ब्रेन को रेजिनर्स मेम्ब्रेन कहते हैं। कोक्लिया और आर्गन ऑफ कार्टी को ऑक्सीजन और दूसरे पुष्टिकर आपूर्ति करने के लिए अंतःकान में एक अंग होता है जो मदर ऑफ आर्गन ऑफ कार्टी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आर्गन ऑफ कार्टी में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। दोस्तों आर्गन ऑफ कार्टी में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सपोर्टिव सेल्स, हेयर सेल्स। दोस्तों इसमें हेयर सेल्स की एक महत्वपूर्ण संवेदनशील संरचना है। यह हेयर सेल्स 2 प्रकार के होते हैं, बाह्य हेयर सेल्स और अंत हेयर सेल्स। अब इसमें देखा जाए तो बाह्य हेयर सेल्स, दोस्तों बाह्य हेयर सेल्स यानी बाहरी जो हेयर सेल्स होते हैं वो 3 से 4 कतारों में स्थित होते हैं और वह 12,000 से 15,000 तक की संख्या तक होती है, जबकि अंत हेयर सेल्स एक कतार में होती है और यह लगभग 3,000 की संख्या में होती है। बाह्य हेयर सेल्स और अंत हेयर सेल्स दोनों कार्टिज मेहराब के द्वारा अलग होते हैं। प्रत्येक हेयर सेल्स के ऊपर एक हेयर लाइक प्रलंबता होता है जिसे विन्यास बरौनी कहते हैं। कॉक्लियर में एक पत्ते नुमा संरचना होती है जिसे स्टेरियोसीलिया कहते हैं। कॉक्लिया में एक पत्ते जैसी झिल्ली होती है जिसे अक्षादक झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली हेयर सेल्स के ऊपर लटकी होती है और हेयर सेल्स के बरौनी के साथ संपर्क में रहती है। यह झिल्ली एक दिशा से जुड़ी होती है और दूसरी दिशा में आर्गन ऑफ कार्टी के ऊपर ढीले रूप में लटकी होती है। दोस्तों कान का क्रियात्मक यानी बाह्य कान के
कार्य, यानी अब देखिए, अब कार्य देख लेते हैं। वो आपसे सीधे पूछेगा कि बाहरी कान के क्या कार्य है, मिडिल ईयर और इनर, ठीक है, सभी जो ईयर है उसके कार्य देख लेते हैं। पिन्ना ध्वनि तरंग को एकत्रित करके उसे कर्ण नलिका में भेजता है। जैसे कान के पीछे बूढ़ बुजुर्ग आप देखे होंगे, या कोई भी अगर कोई चिल्लाता है या बोलता है तो कान के पीछे हम लोग क्या करते हैं, हाथ लगा देते हैं, कोन के आकार का बना देते हैं। तो क्या करता है कि आवाज़ को एकत्रित करके कान के अंदर भेजने का काम आपका पिन्ना करता है। कर्ण नलिका पिन्ना से कर्ण पटल तक ध्वनि तरंग को स्मूथ बनाने में सहायता प्रदान करती है। कर्ण नलिका यह आकार रूप होने के कारण किसी भी नुकीली वस्तु को सीधे कर्ण पटल में चोट पहुंचाने से रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ण नलिका में उपस्थित हेयर और वैक्स, जो अभी हम बताए थे, इन स्टेक्ट धूल आदि को अंदर प्रवेश करने से रोककर कर्ण पटल और मध्य कर्ण की संरचना को सुरक्षित करता है। अब दोस्तों मध्य कान, जो मध्य कान के अंदर 3 हड्डियां पाई जाती है, उस स्टेचियन ट्यूब पाया जाता है, तो उसका काम क्या है। मध्य कर्ण बाह्य कान के आंतरिक कर्ण तक ध्वनि को संचरित करता है, यानी मध्य कान जो है, जो आवाज़ होती है उसको आंतरिक कान यानी इनर ईयर तक पहुंचाने में मदद करती है। मध्य कर्ण ट्रांसफार्मर का कार्य करता है, जिसमें वह ध्वनि ऊर्जा को कुछ हद तक बढ़ाता है। मध्य कर्ण ध्वनि ऊर्जा को लगभग 27 dB तक बढ़ा देता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में याद रखेंगे। जो आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, कान का पर्दा, वो एक ट्रांसफार्मर का काम करता है। और जो ये मध्य कान है, ये जो आवाज़ अभी आपके पास जो आवाज़ जाता है, जो हम आवाज़ निकाल रहे हैं, इसको 27 dB अधिक बढ़ा देता है। जो आवाज़ मान लीजिए कि 1 dB आपके कान में गया, लेकिन जो कान का मिडिल भाग है, ये इसको 27 dB यानी 27 dB बढ़ा करके अंदर भेजता है। सोचिए, तो ये ट्रांसफार्मर का काम भी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य कर्ण आंतरिक कर्ण की निम्न तरह से सुरक्षा करता है। तेज आवाज आने पर टेंसर टिम्पैनिक तथा स्टेपिडियस मसल्स सिकुड़ जाती है, जिससे आंतरिक कर्ण के कोमल भाग को सुरक्षा मिलती है। ठीक है, जो मसल्स होते हैं सिकुड़ जाते हैं, उससे कान को सुरक्षा मिलता है। कंठ कर्ण नलिका मध्य कर्ण में वायु दबाव को बाहर के वातावरण में हवा दबाव के अनुरूप बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। यह वाह्य कर्ण के मध्य कर्ण तक ध्वनि के प्रभावशाली ही सहायता नहीं करती, वरन वायुमंडल दबाव में आने वाले अचानक परिवर्तन से कर्ण पटल को सुरक्षा करने में भी सहायता करती है। 5वां आपका ओके हो गया। कंठ कर्ण नलिका मध्य कर्ण में उपस्थित किसी भी प्रकार के स्राव को नेजोफायरिंग्स के द्वारा बहाने में सहायता प्रदान करती है। दोस्तों अब इनर ईयर के कार्य को देख लेते हैं, यानी इनर ईयर के क्या कार्य है। आंतरिक जो कान है आपका अंतःकर्ण ट्रांसफार्मर के रूप में कार्य करता है, जहां वह यह आंतरिक ऊर्जा को हेयर सेल्स के कार्य करने के द्वारा विद्युतीय आवेशों में परिवर्तन कर देता है। दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि जो कान है इनर ईयर, जो कान का आंतरिक कान है, यह मैकेनिकल ऊर्जा, जो आवाज़ जाती है, ये मैकेनिकल ऊर्जा में रहता है। उसको जो ऊर्जा को हेयर सेल्स अंदर जो होते हैं इनर ईयर के, आउटर हेयर सेल्स, इनर ईयर सेल्स, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, आंतरिक कर्ण में स्थित कॉक्लिया में ध्वनि की आवृत्ति को विश्लेषण किया जाता है, अर्थात उच्च निम्न मध्यम आवृत्ति को विश्लेषण किया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों तीसरा नंबर है कॉक्लिया। कॉक्लिया में आवृत्ति के आंतरिक तीव्रता को भी विश्लेषित किया जाता है। चौथा है आंतरिक कर्ण में सुनने संबंधित सूचना के आंतरिक शरीर की स्थिति और हलचल से संबंधित सूचना को भी बायो इलेक्ट्रिक कोड में परिवर्तित कर ऑडिटरी नर्व से मस्तिष्क में भेजा जाता है। दोस्तों ये रहा इनर ईयर के कार्य। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा ये पेपर नंबर 2 का चौथा वीडियो नंबर 4 होगा, और वो है आपका ध्वनि। अभी हम लोग ऑडिटरी से संबंधित देखे, कान के प्रकार कैसे सुनते हैं, कान के अंदर क्या क्या संरचनाएं पाई जाती, इन सबको हम वीडियो नंबर 3 में देखा। वीडियो नंबर हम लोग देखेंगे 4, और 4 होगा ये ध्वनि। तो इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। हम लोग पेपर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, दिव्यांगता का परिचय, जो आपका पेपर नंबर 1 है, ये 9 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं दोस्तों तो इस वीडियो के लिंक में जाएंगे, या इस वीडियो के जो चैनल आरपी टारगेट एजुकेशन है वहाँ जाएंगे और प्ले स्टोर में देखेंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के नाम से एक लिंक बना हुआ है, वहाँ आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और इस वीडियो को लाइक करके ही जाएंगे। धन्यवाद।